कैसे होगा भाजपा का बेड़ा? किसी को अथाह दौलत चाहिए, किसी को अथाह शोहरत चाहिए। वाली जी पहली बार कैमरे पर भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा टारगेट कभी ये नहीं होता कि मैं किसी को पीछे छोड़ूं, मैं किसी को सिरदर्द बनूं, मैं किसी के लिए। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना मेरा पहला राजनीतिक फैसला था। दीपक बाली के ना होते हुए उस पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं था। पलायन का मुद्दा, दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा और तीसरा भू कानून और मूल निवास का मुद्दा। किसी पद पर बैठ जाने के बाद महापौर बैठेगा कांग्रेस पार्टी। ईमानदारी से काम करूंगा, ये सब जानते हैं। पुलिस ढूंढ रही है कि आखिर ये कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, यूटी न्यूज नेटवर्क के नए कार्यक्रम कार में सरकार का आज 5वां और बहुप्रतीक्षित एपिसोड है। जी हाँ दोस्तों, ये 5वां एपिसोड बहुप्रतीक्षित क्यों है, ये बात आप सभी जान जाएंगे अभी चंद पलों में। दरअसल आज हमारे साथ कार में सरकार के इस एपिसोड में मौजूद हैं उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक और वर्तमान की राजनीति में विशेष रूप से सक्रिय नजर आने वाले दीपक बाली जी। जी हाँ, यूं तो काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए दीपक बाली जी किसी भी विशेष पहचान के मोहताज नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इनका विशेष परिचय मैं आपको दूं ये सही होगा। आइए बाली जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और तमाम सवाल जवाब हम इनसे करेंगे। अपने मन की बात आज हम इन्हें सुनाएंगे और इनके जो मन की बात होगी वो हम भी सुनने का प्रयास करेंगे। बाली जी, सबसे पहले स्वागत है आपका, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। प्रश्न और उत्तर का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई उत्तराखंड भाजपा में आपका जो स्थान है और आपका जो ओहदा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आए दिन मीडिया से बातचीत, मीडिया से रूबरू होना, इंटरव्यू सीरीज चलना और लगातार मीडिया को बाइट्स देना, ये चलता रहता है और चलता रहता होगा। लेकिन इस प्रकार से, इस अंदाज में सड़क पर कार में सवार होकर अब से पहले कोई इंटरव्यू दिया है? नहीं, ये पहली बार ही है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि इस तरीके का इनोवेटिव आइडिया लेकर आप जो आए हैं। तो ठीक है, जीवन में अपने किसी भी प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हो और उसमें अगर कोई नया चीज़ आप लाते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राजनीति की खूब बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले ये जनता भी जानना चाहती है और मैं भी जानना चाहता हूँ कि भाई दीपक बाली एक नेता होने से पहले एक सफल व्यवसायी भी हैं। एक अच्छा खासा कारोबार आपका है। वर्तमान समय में राजनीति प्लस कारोबार प्लस घर परिवार कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्या दिनचर्या रहती है, सच सच बताइएगा। नहीं, देखिए, सच्चाई है कि जब से राजनीति में आया हूँ तो बहुत सारा समय जो है लोगों की सेवा में अब ज़्यादा समय देता हूँ और उसी में लगा रहता है, क्योंकि तमाम तरीके की समस्याएं लोगों के सामने आती रहती है और उनके निदान के लिए जब काम करता हूँ तो बहुत सारा समय जो परिवार के हिस्से का भी समय है वो भी उसमें लगता है और इसमें परिवार पूरी तरीके से मेरे सपोर्ट में रहता है और इसी तरीके के सामंजस्य के साथ जो है काम करता हूँ पूरे दिन। और व्यापार तो अब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ और कोई समय नहीं लगता है, तो पूरी तरीके से अब मैं अपने आप को, जहाँ मुझे संतुष्टि मिलती है लोगों की मदद करना, उसी में मैं अपना इनका ज़्यादा से ज़्यादा समय वहीं लगाता हूँ। जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं अधिकतर समय अपनी दिनचर्या का जनता के बीच के लोगों की सेवा में लगाता हूँ। समाज से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, महत्वपूर्ण समस्याएं और महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उनके निदान के लिए मैं प्रयास करता हूँ, ये आपका कहना है। लेकिन जनता इस बात को देख रही है और तमाम क्षेत्र के संभ्रांत वर्ग से जुड़े लोग भी देख रहे हैं कि दीपक बाली जी की ये जो राजनीति में डायनामाइट सक्रियता है, ये कहीं ना कहीं बाकी के जो तमाम नेता हैं जो एक समय पर दिग्गज हुआ करते थे, उनके लिए सिरदर्दी का कारण भी बन रही है। इस पर क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं कभी भी किसी काम को जब मैं करता हूँ तो मेरा टारगेट कभी ये नहीं होता कि मैं किसी को पीछे छोड़ूं, मैं किसी को कहना चाहिए कि सिरदर्द बनूं मैं किसी के लिए। ये मेरा सोच नहीं होती है। मेरी सोच होती है कि मैं जिस भी काम को कर रहा हूँ पूरी तन्मयता के साथ करूँ, पूरे मनोयोग से करूँ और उस काम को करने में अगर किसी को भी, मतलब जो काम मैं कर रहा हूँ जनता के हित के लिए, भलाई के लिए और
उनकी समस्याओं के निदान के लिए, इससे अगर किसी को भी कोई भी किसी भी तरीके की मानसिक पीड़ा होती है या सिरदर्द होता है, वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता भी है तो मैं उस तरफ ध्यान नहीं देता। काशीपुर की जनता बाली जी आपकी अपनी है, लेकिन काशीपुर में जनता लाखों की संख्या में है, लाखों की संख्या और लाखों दिमाग, और उसी प्रकार से लाखों के मन में लाखों सवाल। उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी आता है, ये जरा पर्सनल सवाल है कि भाई जितने भी लोग राजनीति में एंट्री करते हैं या राजनीति कर रहे होते हैं, किसी को अथाह दौलत चाहिए, किसी को अथाह शोहरत चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को बहुत कुछ चाहिए। ऐसे में तमाम जितने भी शब्द मैंने बोले हैं उनमें से किसी भी चीज की मुझे नहीं लगता कि दीपक बाली के पास कमी है। तो आखिरकार दीपक बाली को इस राजनीति से क्या चाहिए, क्योंकि जनता जो दे रही है वो तो दे ही रही है। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि कुछ जीवन में कुछ काम हर मनुष्य आत्मसंतुष्टि के लिए करता है। मैं जब व्यावसायिक जीवन में था तब भी मैं माध्यम अलग अलग थे, लेकिन लगातार लोगों के लिए काम करता था, सेवा के लिए काम करता था। राजनीति में आने का कारण बहुत साधारण था, कोई बड़ा कारण नहीं था, कि राजनीति को मैंने माना कि ये वृद्ध समाज सेवा का एक माध्यम है। अगर हम राजनीति में आते हैं और वहाँ पर हमें काम करने के लिए एक बहुत बड़ा दायरा मिलता है, तो जो आत्मसंतुष्टि मिलती है जब कोई आपके पास आता है अपनी समस्या को लेकर और आप उसका निदान करते हैं, और जो वो आपके यहाँ से जाते हुए अपने चेहरे पर जो मुस्कुराहट लेकर जाता है, तो उससे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसी के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्रदेश में निकाय चुनाव का नगाड़ा बजाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में क्या लगता है अब की बार निकाय चुनाव में? देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी जो कार्य करने की जो नीति है, जनता के लिए, जनता के साथ, जनता के द्वार, उसका मैं कायल हूँ। तो जब प्रदेश का मुखिया इस तरीके से सरकार को चला रहा हो, तो चुनाव चाहे लोकसभा का हो, चाहे निकाय का हो या ग्राम पंचायत का हो, कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में सफलता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और इसमें जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे मनोयोग से हमेशा जनता के बीच में रहकर कार्य करते हैं। ऐसे में अगर जो ये टीम है, ये परिवार है, इसका मुखिया भी अगर इतना बेहतर हो जाए तो फिर किसी भी चुनाव में सफलता प्राप्त ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा बाली जी, एक चीज आपने भी देखी होगी, हालांकि आपके समर्थक इस चीज को बड़ा गौर से देखते हैं और बड़े चिंता में भी आ जाते हैं, कई बार जो है उग्र भी हो जाते हैं आपके समर्थक, कि आजकल बाली जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने कुछ एक अलग सा ही प्रोपेगेंडा चला रखा है। आए दिन अनर्गल टिप्पणी कर देते हैं, कभी कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं सोशल मीडिया पर कि आपके जो समर्थक हैं उन्हें थाने और कोतवाली के चक्कर भी काटने पड़ जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, देखिए, मैं अपने समर्थकों को हमेशा समझाता हूँ और कहता हूँ कि परेशान नहीं होइए। वो जो आप देखते हैं कि जो लिख देते हैं वो कभी भी कोई रिकॉग्नाइज आदमी नहीं रहा। जो भी मुकदमे दर्ज हुए उसमें पुलिस ढूंढ रही है कि आखिर ये कौन है, क्या है, क्योंकि वो सब फेक है। फेक आईडी से चलाने वाला जो भी आईडी है वो फेक है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर कोई अपने नाम से इस तरीके की अनर्गल टिप्पणी को नहीं कर रहा है और फेक आईडी से डाल रहा है, तो शायद वो आदमी या वो लोग जो भी हैं बहुत थोड़े से हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि उन आईडी पे लाइक भी 4, 5, 6 आते हैं जो भी फेक होते हैं मैक्सिमम। तो हो सकता है कि मेरे राजनीति में आने से किसी के व्यक्तिगत हितों पर भविष्य में दिक्कत आने जा रही हो या उनको ऐसा लगता हो, जबकि मैं व्यक्तिगत राजनीति नहीं करता। मैं समाज के लिए, समाज सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे में वो लोग जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सिरदर्द,
तो उनको लगता होगा ऐसा कि शायद मेरे किसी पद पर बैठ जाने के बाद ईमानदारी से काम करूंगा, ये सब जानते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, ये भी सब जानते हैं। तो ऐसे में किसी के व्यक्तिगत जो हित हैं, जो नाजायज काम है या गलत काम है, उनमें उसको लगता हो कि भविष्य में दिक्कत आ सकती है, तो वो इस सब की हरकतें करता हो। लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने समर्थकों को भी कहता हूं कि अगर आपका व्यक्तित्व जैसा वो डाल रहा है, अगर वैसा नहीं है, तो इससे सोशल मीडिया अगर जैसा आप ग्राउंड पर हैं वैसा ही आपको लोगों के बीच में फैलाने का एक माध्यम है। अगर आप सही हैं तो कोई कितना भी गलत लिख दे, आपको गलत साबित जनता के बीच में नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं और मैं अपने समर्थकों को भी समझाता हूं कि इस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। दीपक बाली वर्तमान समय में अपना राजनीतिक आदर्श किन्हें मानते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो मेरे क्या, हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के आदर्श है। लेकिन राजनीतिक अगर हम प्रदेश की देखते हैं तो मैं अपना आदर्श, अपना नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को मानता हूँ। वर्तमान में आप पुष्कर सिंह धामी जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना आदर्श नेता मानते हैं? बिल्कुल, यही कहा। लेकिन बीते कुछ सालों पहले आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपना आदर्श मानते थे, तो आदर्श बदल लिया, इस बात को कह सकते हैं? मैं ये तो कभी नहीं कहूँगा, ना मैंने कभी ये कहा कि मैंने इससे पहले किसी को राजनीति में अपना आदर्श माना। हाँ, मैंने वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करी थी, उस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा था। कई बार जब आप फैसला लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका फैसला सही हो। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले फैसला तो लीजिए, डिसीजन लेने आने चाहिए। अगर वो सही होंगे या गलत होंगे। बिल्कुल सही। अगर हम फैसले ही नहीं करेंगे तो फिर सही और गलत की परिभाषा आएगी नहीं। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मैं बैठा था, उस समय मौजूद था। मैंने वो पद छोड़कर तब भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करी थी। आज भी मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूं उस पार्टी के अंदर। और मैंने ये कहा था जब मैंने ज्वाइन करी थी कि वो मेरा पहला राजनीतिक फैसला था और ये मेरा अंतिम राजनीतिक फैसला है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना मेरा पहला राजनीतिक फैसला था और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, इस परिवार में शामिल होना मेरा अंतिम राजनीतिक फैसला है। तो कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगा दी जा सकती है कि दीपक बाली जो कि जनता के एक प्रतिनिधि हैं, वो इस बात को मानते हैं कि शुरुआत का जो मेरा पहला राजनीतिक फैसला था आम आदमी पार्टी में जाने का, वो गलत फैसला था। हाँ, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। और आज भी मैं आपसे कहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर जीवन भर एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता रहा तो भी मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनता की सेवा के लिए राजनीति में आया हूं और भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर शामिल होकर मैं बेहतर सेवा कर पाऊंगा, इसीलिए ये मेरा अंतिम राजनीतिक फैसला है। जनता और आपके समर्थकों को इसी बात की तो कसक है कि भाई वो दीपक बाली, जिन दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को उत्तराखंड में ला करके खड़ा कर दिया, जबकि दीपक बाली के ना होते हुए उस पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं था। जनता का प्यार था। मैं तो यही कहूंगा कि ये पूरे प्रदेश के अंदर 70 विधानसभा है, 70 प्रत्याशी खड़े थे और उसमें से मैं सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला आम आदमी पार्टी का दूसरे नंबर का प्रत्याशी था। तो ये मेरे लिए मतलब कहीं भी आज भी मुझे इसका अफसोस नहीं है। मुझे काशीपुर की जनता ने बहुत प्यार दिया। इतना वोट, मेरा राजनीतिक जीवन ही कितना सा था, मुश्किल से 1.5 साल हुआ था जिसमें मैं राजनीतिक जीवन में आया था और
इस काशीपुर की महान जनता ने जो मुझे जितना वोट दिया और जितना प्यार दिया, मैं उसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। और मैं उसको अपने ऊपर एक कर्ज मानता हूँ। और भविष्य में जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस शहर की जनता की सेवा करके चाहूँगा कि मतलब व्रत सेवा करके मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को सही साबित करूँ कि जो मैं कह रहा हूँ कि मैं काशीपुर की जनता के प्यार को कभी भूल नहीं सकता। वाली जी पहली बार कैमरे पर भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, मैं गलत? नहीं, देखिए, जब एक सवाल आपने खुद कहा कि मैंने 7-8 बार कहा कि जब एक सवाल बार बार आता है, आपने एक थोड़ी देर पहले भी सवाल किया था कि सोशल मीडिया पर अनर्गल कोई ना कोई टिप्पणी बात, तो मैंने आपको कहा था कि कहीं भी वो आदमी रिकॉग्नाइज नहीं है, फर्जी आईडी ये सब जान रहे हैं, पुलिस उसमें जांच कर रही है। तो जब मेरे लोग उद्वेलित होते हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि हम लोग किसी से झगड़ा करने नहीं आए हैं, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमने किसी को किसी दंड की तरफ नहीं भेजना है। एक समय आएगा, जो भी इसके पीछे है वो अपने आप रुक जाएगा, परेशान मत हो। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि लोगों की भावनाओं पर जब बात आती है तो उनको समझाना थोड़ा कष्ट वाला होता ज़रूर है। लेकिन अगर वो मुझे एक नेता के रूप में मानते हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके सामने वही लाइन खींचूं जिस पर चलकर उनके भविष्य में उनको भी कोई दिक्कत नहीं आए और वो प्यार और सेवा की भावना से जनता के बीच में काम करें। अब बात करेंगे अपने निकाय क्षेत्र की। एक सवाल है जो मैं लगभग कई अन्य नेताओं से भी पूछ चुका हूं। मेयर उषा चौधरी भाजपा की मेयर हैं काशीपुर की, उनके बीते कार्यकाल से दीपक बाली सारा कुछ एनालाइज करके कितने संतुष्ट हैं? क्या वाकई उन्होंने खूब विकास किया? मेरे संतुष्ट होने ना होने से कुछ नहीं होने वाला। मैं कोई भी ऐसी टिप्पणी जो खाली मेरे अकेले से होकर की जाए उसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये मेरी संतुष्टि का सवाल ही नहीं है। देखिए, ये तो काशीपुर की जनता से आप पूछेंगे तो शायद इस सवाल का आपको बेहतर जवाब मिलेगा। आप जन नेता हैं काशीपुर के, एक प्रतिनिधि तो नहीं है, जन नेता हैं। और जन नेता के भी मन की तो कुछ बात होती है ना, कुछ तो सोचता है, कुछ तो समझता है। मैं देखिए फिर वही कहूंगा कि काशीपुर के विकास को लेकर मैं सोचता हूँ। बिल्कुल। किसने क्या किया है मैं इस पर नहीं जाना चाहता बिल्कुल भी। किसने कितना विकास किया, कितना नहीं किया, कितना करना चाहिए था, कितना नहीं हो पाया, मैं सिर्फ इस पर सोचता हूँ कि वास्तव में काशीपुर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी, क्या क्या हुई हैं और जो नहीं हुई हैं वो होनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो और बेहतर होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आगे भविष्य में काशीपुर को लेकर किन योजनाओं पे काम किया जा सकता है, किन पर होना चाहिए, उस पर सोचता हूँ। किसी पर मैं व्यक्तिगत नहीं सोचता कि किसको क्या करना चाहिए था और उसने क्या किया। निकाय चुनाव लड़ने की राहों पर अग्रसर हैं दीपक बाली जी? देखिए, ये सवाल जो है आपका, मैं इसका एक जवाब ये दूंगा आपको कि निकाय चुनाव आ गए हैं। पार्टी संगठन अपने तरीके से, अभी 2-3 दिन पहले भी काशीपुर में प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और पूरे जिले में उन्होंने इधर भ्रमण किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और बताया भी कि किस तरीके से आगे चुनाव में जाना है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के निकाय चुनाव को जीतने के लिए रणनीति बनाकर काम करेगी। तो ऐसे में कार्यकर्ता के रूप में जो भी पार्टी के अंदर है और वो अपना कोई भी चुनाव, चाहे पार्षद का है या मेयर का है या चेयरमैन का है, अलग अलग जगह पर जी, जैसे काशीपुर नगर निगम है तो या मेयर का है, तो सभी लोगों को अपनी इच्छा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई संगठन के जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हमारे सबसे बड़े गार्जियन होने के नाते सभी लोगों को अपनी अपनी इच्छा उनको बतानी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा बताई है चुनाव लड़ने की, दावेदारी पेश की है। तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि
दावेदारी करना सबका अधिकार है, अधिकार है। प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है, कोई भी कर सकता है। लेकिन पार्टी से प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद उस प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरे तन मन से सहयोग करना, लड़ना, जनता के बीच में जाना, ये हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है। तो दावेदारी अधिकार है, लेकिन प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद उसके लिए काम करना और उसको जिता कर ले जाना, वो सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। पार्टी का आदेश मुझ जैसे कार्यकर्ता के लिए अगर होगा, पार्टी कहती है कि मुझे प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरना है, तो मैं चुनाव में उतरूंगा। और अगर मुझे ये आदेश नहीं होता है, किसी और के लिए ये आदेश होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिलकर उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगा। कांग्रेस के लोग इस बार कह रहे हैं कि अब की बार होगा बदलाव, हाथ बदलेगा हालात, और काशीपुर नगर निगम में महापौर बैठेगा कांग्रेस पार्टी। इच्छा है उनकी। अच्छा, देखिए, मैंने अभी क्या कहा कि इच्छा का क्या करें, इच्छा तो सब में होती है। कांग्रेस पार्टी तो लगभग आप समझ के चलिए कि मुझे जितना याद आता है, देखिए, बहुत ज़्यादा 25-30 साल से इस शिक्षा को मन में लिए हुए हर चुनाव में आगे बढ़ रही है। वो तो हमेशा हर चुनाव में आती है और बोलती है कि ये इस बार ऐसा होगा। साथ में फिर वो ये भी जोड़ते हैं, अगली लाइन भी आपको बता दें, अगर अब की बार ऐसा नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। हर बार ये कहते हैं वो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो। तो ये जो मुझे लगता है कि उनके मन की इच्छा है, ये उनके मन में ही रह जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी काशीपुर के अंदर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव का परचम लहराएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं, जो जनता को लेकर उनकी चिंता है, उस चिंता को करने के बाद जो वो निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों से जनता के हित की जो चीजें निकल कर आती हैं, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हारे। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे नकल विरोधी कानून की बात आप करेंगे, यूसीसी लागू करने की बात करेंगे, चाहे जो आप देख रहे हैं लैंड जिहाद के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो आज से पहले किसी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं लिए गए। भाई ठीक है, उन्होंने भी सोचा कि भाई ठीक है, सेंसिटिव इशू है, इससे जनता का तो भला होना है, लेकिन कहीं मेरा अहित ना हो जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने हितों से ऊपर रखकर जनता के हितों के लिए जो फैसले होने चाहिए, वो कड़क या कड़ाई से वो फैसले उन्होंने लिए। और जब आप ऐसे फैसले लेते हैं जिससे उत्तराखंड की पावन भूमि पर, देवभूमि पर, जब आप ऐसे फैसले लेते हैं जो जनता के हित के होते हैं, तो जनता राहत महसूस करती है और वो आपको और बहुत ही बेहतर नेता के रूप में स्वीकार करती है। और जब वो स्वीकार करती है तो फिर आपके पीछे चलती है, आपके कहने पर चलती है, क्योंकि उनको लगता है कि यही वो हैं जो वास्तव में उत्तराखंड की हर क्षेत्र के विकास के लिए सही फैसले लेंगे। लेकिन जनाब, धाकड़ धामी जी, उनका नाम आजकल जनता ने उन्हें नाम दिया है धाकड़ धामी, नाम उनका पुष्कर सिंह धामी है। लेकिन जनता के बीच के ही कुछ लोग इस बात से भी निराश हैं कि धाकड़ धामी जी जो हैं, दो मुद्दे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो, दो नहीं, तीन हैं मुद्दे, तीसरा मुद्दा एक और जुड़ा है। एक तो पलायन का मुद्दा, दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा, और तीसरा भू कानून और मूल निवास का मुद्दा। इन तीन मुद्दों पर धाकड़ धामी जी का रोड मैप अगर जोरदार सामने आ जाए तो हम तन मन धन वार देंगे उन पर, लेकिन ये काम हो नहीं। आपको पता है, देखिए, आपने तीन मुद्दे बताए। भू कानून के ऊपर कमेटी बनी है और वो लगातार उस पर काम कर रही है। देखिए, किसी भी कानून को बनाने से पहले उसके प्लस माइनस सब चीज़ों पे तरीके से काम होता है। आप भी जानते हैं, यूसीसी पर काम हुआ,
नकल विरोधी कानून काम हुआ, तो आज देश की कई राज्य सरकारों ने भी उस कानून को अपनाने की पहल करी। इसी तरीके से वो कानून के ऊपर कमेटी बन चुकी है, सबको पता है, और वो कमेटी काम भी कर रही है और उसने अपनी रिपोर्ट तैयार भी की है। दूसरा आपने कहा पलायन, और कहीं ना कहीं आपने तीसरा बोला बेरोजगारी। देखिए, आज की तारीख में चाहे होम स्टे हो, चाहे बागवानी की बात हो, पहाड़ के ऊपर सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराकर बंजर जमीनों को खेती योग्य बनाने की बात हो, उनके ऊपर चाहे सेब, आप देखिए सेब, खुमानी, पलम जो हमारे यहाँ पर पैदा होते हैं, उनकी बात हो। अभी पिछले दिनों में भी आपने पढ़ा था कि कितने हजार होम स्टे बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी और पलायन, वो दोनों मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार इन पर काम कर रहे हैं और इस तरीके की योजनाओं को वो धरातल पर ला रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पलायन रोकने के लिए, पलायन क्यों हो रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर, इन तीन चीज़ों का पहाड़ पर अभाव है, इसलिए वो शिक्षा पर भी काम कर रहे हैं। आपने देखा अभी कुछ लोगों को, अभी 2 दिन पहले ही, कल ही मेरे ख्याल से कार्यवाही हुई है शिक्षा विभाग में, शिक्षा पर भी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर भी काम कर रहे हैं। पहली बार आप देखिए प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि अगर किसी भी मरीज को पहाड़ पर दिक्कत होती है तो हेली एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की योजना वो धरातल पर लाए। तो जब स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीनों चीजें पहाड़ पर बेहतर रूप से उपलब्ध हो जाएंगी तो पलायन कहीं ना कहीं अपने आप रुकेगा। और इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और जिसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक बाली जी। तो साथियों, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्लस प्रखर वक्ता दीपक बाली जी को। अब मैंने जो बोला ना प्लस प्रखर वक्ता, जब इस प्रकार के नेता हमारे जैसे लोगों को मिल जाते हैं तो स्वाभाविक हो जाता है कि जो बातचीत केवल 15 मिनट चलनी थी वो 30 मिनट से भी ऊपर की हो जाती है। ठीक ऐसा ही आज भी हुआ। अब ऐसे में कार में सरकार का ये स्पेशल एपिसोड आप सभी को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, और अगला एपिसोड किन महानुभाव के साथ किया जाए ये भी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।